माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग पढ़ाऊँगा कि इलेक्ट्रिसिटी में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होते हैं वो क्या होते हैं, और इसमें ओम्स लॉ पढ़ाऊँगा, और रेजिस्टेंस पे जो उसके कारक होते हैं वो पढ़ाऊँगा आज मैं आपको। तो सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम कि डायरेक्शन ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम हिंदी में लिखते हैं विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, देखिए चार्ज जो है, चार्ज यानी आवेश दो तरह होते हैं। ठीक है, आवेश जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब देखिएगा इसमें धनात्मक आवेश जो होता है, देखिए इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है। अगर धनात्मक आवेश की यानी पॉजिटिव चार्ज की दिशा इधर है तो डायरेक्शन भी, हाँ, जो करंट का डायरेक्शन है वो उसी दिशा में ही रहेगा। ठीक है, और यदि ऋणात्मक आवेश है यानी नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जिधर दिशा होगी उसके जस्ट अपोजिट करंट होगा। ठीक है, ये करंट आपका, ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए। तो अब इसमें देखिएगा कि आप सोचेंगे कि मतलब पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, किसे कहेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक जो होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर चल रहा हो तो करंट जस्ट इसी के अपोजिट चलेगा। ठीक है ना, यानी प्रोटॉन मान लीजिए, प्रोटॉन जो है इधर चल रहा हो, ठीक है, तो करंट भी क्या होगा, उसी के ही दिशा में चलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, हम लिखवा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे। और नोट्स आपको ज़रूरत पड़े तो मैं जो बॉक्स होते हैं आपके लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, या लिंक में भेज दूंगा। तो इसमें समझिएगा, देखिए क्या लिखना आपको। लिखना ये है कि इफ चार्ज इज नेगेटिव then direction of current is opposite to the direction of motion of चार्ज। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम हिंदी में कि यदि आवेश ऋणात्मक हो तो विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के
दिशा गति के, यहाँ लिख सकते हैं आवेश के गति के दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखिएगा, इसको रब कर दें। If charge is positive, then direction of current is same as direction of motion of पॉजिटिव चार्ज। यानी कह सकते हैं कि यदि आवेश धनात्मक हो तो विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के गति की दिशा के समान होता है। इसको नोट करिए। ठीक है, उसके आगे देखिएगा, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। अब उसके बाद पढ़ना है ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ ने जो ये दिया था 1828 में या 35 में दिया था, तो इसमें क्या इन्होंने कहा था कि मान लीजिए एक कोई कंडक्टर यानी चालक लिया जाए। कंडक्टर मतलब चालक होता है। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए कंडक्टर एक है, चालक है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको किसी हम सर्किट से या परिपथ से जोड़ दें ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि छोटा वाला जो होता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं और बड़े वाले को धनात्मक बोलते हैं। जो धारा होती है विद्युत धारा यानी करंट, वो माइनस से प्लस की तरफ बहता है। ठीक है, तो ये दिशा इसकी हो जाएगी करंट की, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो चालक है आपका, चालक यानी कंडक्टर बोला जाता है, और ये सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं, सेल। इसको बोला जाता है सेल का धनात्मक सिरा, सेल का धनात्मक सिरा, इसको बोला जाता है सेल का ऋणात्मक सिरा। ठीक है ना, इसको बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, इसका बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, ये हुआ आपका, देख लीजिएगा। अब इस देखिए इन्होंने क्या कहा था, कहा था इन्होंने ओम्स लॉ
कि अगर मान लीजिए कोई चालक है जिसमें हम धारा प्रवाहित यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें जो विभव होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो आपका विभवांतर है वो क्या होगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक की वैल्यू, एक का मान हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उसी के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। उसका घटाएंगे तो इसका भी घटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनका डेफिनेशन लिखिए ओम्स लॉ का, ठीक है। लिखिए ओम का नियम, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, पहले लिख लीजिए उसको समझा दे रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor तो देखिएगा इसमें ओम्स लॉ के परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या कहा था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये लिखा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अब देखिए इसको हिंदी में लिख लें, उसके बाद समझा दें आपको, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा था कि यदि चालक के ताप को स्थिर रखा जाए तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों का विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने देखिए इतने अच्छे से मतलब डिफिनेशंस का दिया था कि इन्होंने ये कहा था कोई चालक, मान लीजिए जैसे कि ये चालक है, ठीक है, ऐसे चालक कोई है। अब इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसको जो दोनों सिरों के बीच, जैसे मान लीजिए विभव यहाँ तो कुछ और है, 4 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो इनके बीच का जो अंतर है, विभवांतर है, उसको अंतर विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। वो अंतर जो धारा बह रही है इसमें उसी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इन्होंने ये डेफिनेशन लिखा था। तो अब जो है मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे देखिए इसी के, तो समझिएगा। अब देखिए, अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो जो विभवांतर है V होता है, ठीक है,
और जो धारा ली जाती है I उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने ये मैथमेटिकली मतलब गणितीय रूप में इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है P इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये हटाएंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक यानी कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग R लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, R। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा, V अपान I। अब देखिए जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा या कहते हैं। प्रतिरोध का जो काम होता है वो क्या होता है, धारा को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब सोचिए इसका मात्रक तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम, सिंबल में इसको ऐसे लिखते हैं, होता है, यानी कह सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये जो होता है नियतांक का मतलब क्या होता है, नियतांक का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, नियत हो, नियत उसे कहते हैं जो चीज़ न बदले। ठीक है, न बदले, तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को कि न बदले, तो मैं एक आपको ग्राफ समझा रहा हूँ, उस ग्राफ के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा। अब देखिए V जो है मेरा, पहले समझा दे थोड़ा, ये विभवांतर है, क्या है, विभवांतर। ठीक है, और I जो है विद्युत धारा है, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इनका यूनिट मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक होता है वोल्ट, इनका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं हिंदी में वोल्ट, और ये जो है एम्पियर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसी के आगे समझिएगा, इस ग्राफ को मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ हमने बनाया इस तरीके से, ऐसे। इधर जो हमने लिया है विभवांतर, विभव लिया है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग विभवांतर, तो अब हिंदी में इंग्लिश में लिखा ही है। ये वोल्ट में होता है, वोल्ट में। ठीक है, और इधर लिया विद्युत धारा, विद्युत धारा I, जिसे एम्पियर में लेते हैं, एम्पियर में। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे हमने दिखा रहे हैं, देखिए अच्छे समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जितने भी नोट्स हैं लिख दूँगा, मैं लिख के आपको इसके PDF दे दूँगा, आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। तो ये 2 है, ये 4, ये है 8, 16, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 20, यहाँ पे 24, और यहाँ पे जो है ये गलत है थोड़ा, देख लीजिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे 12 ले रहे हैं, यहाँ पे 16 ले रहे हैं, यहाँ पे 20 ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ओके, अब देखिए ये आई की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू हम ले रहे हैं। देखिए आर बराबर, अब देखिए बदल रहे हैं क्या, पहले में R1 ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए करंट कितना आपका है, यानी फार्मूला पर लिख लीजिए V/I। तो देखिए हम आई की वैल्यू बदल रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो इस पर विभव का मान कितना है, 4 है, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये R1 कर लीजिए। फिर R2 करेंगे तो इसको देखिए, यानी 4 पे कितना मिला है, 8, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे 3 दिखेगा, यानी 6 पे क्या मिल रहा हम लोग को, 12, यानी 12 यहाँ पे 6 बराबर 2। ऐसे और सारे हैं, हम यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो आप आएगा 8 पे 16, ये 2, और यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यानी कि 10 पे जो है ये कितना है, 20 है, ये भी देखिए 2। तो देखिए इसमें वैल्यू जो है सबका 2 आ रहा है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी हम देख रहे हैं आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। इसी चीज़ को हम लोग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा आपका। ठीक, ये दोनों बदलेगा, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। अगर इसके फिजिकल कंडीशन जो कंडक्टर है अगर ना बदला जाए तो, ठीक है, फिजिकल कंडीशन में जैसे कि आपका इसका ताप, दाब है, वॉल्यूम है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसके लेंथ है, तो ये सब आप अगर कांस्टेंट रखते हैं तब ये कंडीशन फॉलो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ में जो अब प्रतिरोध है, अब लिखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ और पढ़ा दे, चालक, अचालक। ठीक है, एक होता है अर्धचालक। वैसे तो ये 12 में पूरा कंप्लीटली, और एक होता है प्रतिरोध। देखिए चालक वो होता है जिसमें हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर दें। वह पदार्थ या वह वस्तु, ब्रैकेट में पदार्थ कर लीजिए, जिसके द्वारा लिख सकते हैं, जिसके द्वारा विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। ठीक है, अब देखिए ये उसी का उल्टा है, वह वस्तु जिसके द्वारा विद्युत धारा आसानी से, या कह सकते हैं आसानी से, कह सकते हैं आसानी से प्रवाहित नहीं हो सके, या नहीं प्रवाहित हो सके, ये भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि धारा प्रवाहित नहीं हो सके। ठीक है ना। अब देखिए अर्धचालक क्या होता है, वह वस्तु, पदार्थ जिसके द्वारा अल्प मात्रा, या बहुत भी लिख सकते हैं, बहुत अल्प मात्रा में धारा
विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध विद्युत धारा को रोकने या रोकता है, लिख सकते हैं इसको, रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है। जिसे प्रतिरोध या रुकावट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। एक चीज़ और जान लीजिए आप कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को, तो देखिएगा इसमें जो पहला फैक्टर इसके है, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक में, इसमें पहला जो था आपका, पहला है लेंथ। ठीक है, लेंथ होता है यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लंबाई पर देखिए कैसे निर्भर करता है। पहले इसको लिख लीजिए कि लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, या एक और शब्दों में इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख लीजिएगा यहीं पे करके कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख चुके हैं, देखिए लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। ठीक है, और उसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेज विद इट्स रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसको समझें कैसे, समझिएगा। सबसे पहले देखिए इसको, इसका हेडिंग क्या था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। तो इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जैसे भी मतलब हम लोग को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों के ऊपर होता है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तब हम लोग मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियो क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक चालक है, इतना चौड़ा है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पानी की तरह हम समझा रहे हैं, पानी के हिसाब से। इसमें मान लीजिए पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहा है पानी, इसमें पानी आएगा
तो निकलेगा भी इधर इतना ही। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो होगा हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो होगा जिसके थ्रू, देखिए जिसके थ्रू हमारा धारा, विद्युत धारा बह रही है, उसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक, तो इससे होकर जा रही, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ये क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए पाइप चौड़ी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी बह रहा था। अब मैं इस पानी को, मतलब इस पाइप को हम लोग थोड़ा बड़ा, मतलब बड़ा कर दें, इसी चीज़ को पतला करके हम बड़ा कर दिए। अब देखिए पानी जो जाएगा, थोड़ा ही पानी इसमें से आएगा और यहाँ से कम निकलेगा भी। तो देखिए हमने क्या किया, चालक की लंबाई जब बढ़ाया है तो लंबाई बढ़ाने के साथ साथ रुकावट भी ज़्यादा हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। तो हमने लिखवाया ये है कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पे साथ ही उसके प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है, यानी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये मैं सब इसको हम इसके थ्रू समझा दिया है, पानी और पाइप के थ्रू आपको। तो आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो और भी कोई तरीका वो समझाएंगे, लेकिन इसको कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दूसरा जो है चालक का, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अच्छा, इसमें पहले जो लेंथ वाला था, जो लेंथ का दिखाया था, उसमें थोड़ा सा जगह होता लिख लीजिए कि जो मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको बढ़ाएंगे या इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यूनिवर्सली अगर ऐसे होता तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन है तो नहीं है, तो इसको यूनिवर्सली बोलते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें होगा कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है मान में, रेजिस्टेंस का देखिएगा आप लोग। तो मान लीजिए एक पाइप है, इसको भी ऐसे ही समझाएंगे। इसका क्षेत्रफल ये है ये। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इससे पानी मान लीजिए इतना होकर जा रहा है, जैसे पानी यहाँ से तो बहुत आ रहा है, और इसमें हम छोटी सी एक पाइप लगा दिए, इतना क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पाइप को हटा के मैं इसके क्षेत्रफल को बढ़ा के इतना बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पानी क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये चालक हो तो इसमें विद्युत धारा ज़्यादा बहेगा। जैसे पानी बहता ज़्यादा, इससे इसमें विद्युत धारा भी बहेगा। तो इसमें हम क्या किए हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब जब मैं बढ़ाया हूँ तो उसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम हो गया है। यानी इसके दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं विद्युत में, मतलब चैप्टर विद्युत में, कि अगर हम किसी चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर क्या करें, बढ़ा दें, तो रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए शब्दों में। यदि किसी चालक की या चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो
चालक के प्रतिरोध का मान घटता है या घटने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश में इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor increases with decreases the resistance of a conductor। यानी कि अगर हम उसका रेजिस्टेंस का एरिया अगर बढ़ा दें तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देखिएगा, इसको मैथमेटिकली तो ऐसे बोलते हैं R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यानी इस कह सकते हैं कि अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज मतलब घटना, इसका मतलब बढ़ना, ऊपर की तरफ एरो। ठीक है, तो एक दूसरे क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब होते हैं ये आपको प्रतिलोम कहा था। ठीक है, तो अब इसमें नोट कर लीजिए इसको पहले। ये आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसको। अब जो देखिए एक चीज़ है, तीसरा जो इसके फैक्टर है कि जो चालक है वो किस चीज़ का बना हुआ है, यानी किस मटेरियल से, किस पदार्थ से बना हुआ है, उस पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। तो लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कह सकते हैं कि चालक जिस चीज़ का बना हो उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि कह सकते हैं द रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स on the nature of material made by substance, मतलब जिससे बना हो उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो एक चीज़ और है कि चालक के ताप पर भी निर्भर करता है, तो इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो चौथा क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के ताप पर भी
यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is also depends on its temperature। ठीक है, ये इतने इसके फैक्टर्स हैं कि जिस पे वो क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये आपका ओम्स लॉ के जितने भी चीज़ थे ये ख़त्म हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ पढ़ाऊँगा तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।